हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीए फाइनल की जो लॉ है वो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाली वीडियो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पिछली क्लास में कितने सेक्शन पढ़ लिए थे। फर्स्ट चैप्टर में 149 से लेकर 172 सेक्शन तक है और हमने जो कवर किए थे स्टार्टिंग के सेक्शन से ही स्टार्ट किया था हमने। जैसे मतलब सीक्वेंस हमारी बुक में दे रखा है उसके हिसाब से ही मैंने पढ़ाया था। तो हमने 159 सेक्शन तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे 160 सेक्शन से। ठीक है, तो 160 सेक्शन में क्या है? राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे जरूरी नहीं है जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है वही दोबारा अपॉइंट हो सकता है एज अ डायरेक्टर, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा बंदा भी अदर देन कंपनीज एम्प्लॉय, कंपनीज डायरेक्टर, कोई और बंदा भी, जैसे हम हैं, हम भी बन सकते हैं डायरेक्टर किसी भी कंपनी के। बट इसमें कुछ प्रोविज़न डाले गए हैं जिससे कि हर कोई अप्लाई ना कर दे कि हाँ हमें भी डायरेक्टर बनना है, हमें भी बनना है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। अगर किसी भी बंदे को डायरेक्टर बनना है किसी भी कंपनी का, तो उसे मीटिंग से पहले 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर द मीटिंग, अपने एक कंसेंट देनी होगी, एक नोटिस देना होगा, रिटर्न नोटिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी के, कि हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। और साथ में डिपॉजिट भी देगा 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख रुपीज़ भी पेमेंट करेगा और साथ में बोलेगा हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ये लिमिट इसलिए लगाई गई है जिससे कि कोई भी बंदा आकर ये ना बोले कि हाँ मेरे को बनना है डायरेक्टर, मेरे को बनना है। ठीक है, इसलिए ये लिमिट लगाई गई है। और ये लिमिट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी? 3 केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है और उसके लिए रिटर्न नोटिस दे रहा है कंपनी को, तो उस केस में 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है तो उस केस में भी उस बंदे को 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करनी। थर्ड, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी बंदे को डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है कंपनी के अंदर, तो उसको भी 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स से वो हमने पढ़ लिया है। अब साथ में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पर, रिफंड ऑफ डिपॉजिट। जो भी हमने डिपॉजिट किया है, जो भी बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी का और उस कंपनी में जो उसने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी है, डिपॉजिट किया है, वो उसको कब रिफंड होगा? या तो अगर वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर उसमें सेलेक्ट हो जाए मीटिंग के अंदर, ठीक है, उसको अपॉइंट कर दिया जाए एज अ डायरेक्टर, तो उसको रिफंड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा केस, अगर उसके फेवर में 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स आ जाते हैं, अगर 25% उसको वोट मिल जाते हैं, मतलब 25% से ज़्यादा वोट, ठीक है, लिखा हुआ गेट्स मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स बाय शो ऑफ हैंड्स और ऑन पोल, तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा डिपॉजिट जो भी है। ओके, तो ये हो गया हमारा 160 सेक्शन नंबर। अब आते हैं हम 151 पे। दोस्तों थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि सर्दी सी हो गई है, बट आपको एकदम क्लियरली सब कुछ समझ आएगा। मैं एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 151 में है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब जैसे कंपनी जो होती है उसमें क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स भी होते हैं और लार्ज शेयर होल्डर्स भी होते हैं, हर टाइप के होते हैं। मतलब किसी के पास 1000 रुपये के भी शेयर्स हैं, किसी के पास 1 लाख रुपए के भी शेयर्स हैं। तो क्या होता है, मतलब दोनों में कोई भेदभाव ना हो, स्मॉल शेयर होल्डर्स को ये ना लगे कि हमारे साथ मतलब अगेंस्ट सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम शेयर्स हैं इसलिए हमारे अगेंस्ट में सब कुछ हो रहा है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है उनको, उन्हीं के लिए ये सेक्शन बनाया गया कि स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है वो भी अपनी तरफ से एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जो स्मॉल शेयर होल्डर के फेवर में सारे डिसीजन लेगा और सारे काम करेगा कंपनी के अंदर। अब हमें इस सेक्शन में पढ़ना क्या है, आपको क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है कि स्मॉल शेयर होल्डर कहते किसको है। हमने अभी बात कर ली, स्मॉल शेयर होल्डर के फेवर में काम करेगा जो भी उनका डायरेक्टर होगा। बट स्मॉल शेयर होल्डर हम बोलेंगे किसको? जिसके पास 20,000 या फिर उससे कम के शेयर अगर वो बंदा होल्ड करता है, कोई भी शेयर होल्डर, तो उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। ठीक है,
अगर 20,000 से ज़्यादा करता है तो वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाया जाएगा। ओके, अब ऐसा तो है नहीं, मान लो कंपनी के अंदर 1000 शेयर होल्डर्स हैं, अब कोई और स्मॉल शेयर होल्डर्स है मान लो 200, तो कोई भी एक स्मॉल शेयर होल्डर जाकर बोल देगा कंपनी को कि मुझे डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मुझे करने दो, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी एक स्ट्रेंथ बताई गई है कि कितने स्मॉल शेयर होल्डर हमें आकर बोलेंगे तभी हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे उनके बिहाफ पे। तो उसके लिए भी जो हमें लिमिट दी गई है वो है अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, कम से कम 1000 शेयर होल्डर्स आकर बोलेंगे कंपनी को कि हमें डायरेक्टर एक अपॉइंट करना है अपने बिहाफ पे, तभी डायरेक्टर अपॉइंट होगा। या तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, मान लो कोई कंपनी है उसके अंदर टोटल शेयर होल्डर्स ही अब 1000 है और स्मॉल शेयर होल्डर सिर्फ 500 है, तो फिर ऊपर वाली लिमिट तो लगी नहीं पाएगी, क्योंकि ऊपर बोल रहा है कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स का कम से कम हमारे पास नोटिस आना चाहिए। अगर वो वाला केस नहीं है और मान लो सिर्फ 1000 शेयर होल्डर्स है कंपनी के अंदर और 500 जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो 500 का 1/10 भी अगर शेयर होल्डर्स आकर बोलते हैं कि हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। समझ गए? मतलब 50 शेयर होल्डर्स अगर आकर बोलते हैं कि हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वो डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे कंपनी वाले। समझ गए? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहे जब भी ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद नोटिस, जो भी नोटिस जाएगा, जो भी शेयर होल्डर्स नोटिस देंगे कंपनी को कि हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना है, उसके अंदर जो भी डायरेक्टर बनने वाला है उसका साइन होना चाहिए और साथ में डिन होना चाहिए और उसके अंदर उसकी कंसेंट होनी चाहिए कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो। ठीक है, और एक कंसेंट चाहिए होगी, डिस्क्वालीफाई ना हो, कंसेंट चाहिए होगी और डिन चाहिए होगी। ठीक है, 3 चीज़ उस नोटिस के अंदर होना चाहिए, तभी वो आगे प्रोसीड हो पाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखते हो 1.22 पेज नंबर, अगर आपने बुक खोल रखी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। और होता क्या है ना, जैसे आप किसी टीचर की क्लास लेते हो लॉ की, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बुक में से पढ़ाते हैं, पहले उनकी बुक में से पढ़ना होता है, फिर हम आईसीआई का मॉड्यूल उठाते हैं, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है पढ़ने में, क्योंकि कोई कोई पॉइंट रिलेट नहीं कर पाते हम जो उन्होंने पढ़ाया होता है। बट मैं आपको आईसीआई मॉड्यूल में से डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही मतलब आधा टाइम आपका पूरा बच जाएगा, दोबारा उसमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आईसीआई मॉड्यूल में से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी इसी में से पढ़ना है और क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के अंदर वो भी इसी में से आते हैं, तो सबका बेस एक ही है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन, कह रहे 2 से ज़्यादा कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर के जो डायरेक्टर होता है, एक बंदा 2 कंपनी से ज़्यादा में डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई भी बंदा स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर 2 कंपनी से ज़्यादा में नहीं बन सकता है, और वो 2 कंपनी में भी नहीं बनेगा अगर ऐसा हुआ कि दोनों कंपनियां एक दूसरे की कंपटीशन में है। मान लो 2 कॉम्पिटिटर्स हैं कंपनियां और सेम बंदा दोनों के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। समझ गए? अगर दोनों अलग अलग फील्ड में है कंपनियां, तो एक बंदा दोनों का डायरेक्टर बन सकता है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ओके, तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 151। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 161। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी एंड नॉमिनेट डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है? देखो, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल। कह रहे कि आर्टिकल्स जो होती है कंपनी की, उसके अंदर ऐसा लिखा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है किसी भी बंदे को। ठीक है, दूसरा, जो बंदा एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाया जनरल मीटिंग के अंदर, वो बंदा एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं होगा। ठीक है, और एडिशनल डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो जाता है तो वो नेक्स्ट एजीएम तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। बस इतना ही रेलिवेंट है, इतना ही पढ़ना आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है वो बताता हूँ आपको। मान लो कोई कंपनी है, उसके अंदर कोई डायरेक्टर है और वो इंडिया से बाहर चला गया 3 महीने या फिर 3 महीने से ज़्यादा के लिए, तो उसके बिहाफ पे हम एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी के अंदर, जो वो सारे काम करेगा जो वो बंदा करता था जो इंडिया से बाहर जा चुका है। ठीक है, और वो कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? जब तक वो इंडिया में वापस नहीं आ जाता।
और एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ना कि वो बंदा जो इंडिया से बाहर जा रहा है वो खुद डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता अपने बिहाफ पे। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, वही मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। मान लो कोई बैंक है और उसने किसी कंपनी को लोन दे रखा है और उसे लग रहा है कि वो कंपनी अब मतलब ढंग से काम नहीं कर रही है, उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, एक बंदा अपना बिठा देंगे कि वो सारी मीटिंग जितनी भी होगी कंपनी की वो उसको अटेंड करेगा और वो देखेगा कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मतलब अगेंस्ट द बैंक, क्या क्या हमें वो लोन वापस मिल भी पाएगा जो हमने दे रखा है, तो कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए वो बंदा मीटिंग को अटेंड करेगा। उसी को नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कैजुअल वैकेंसी। इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वैकेटेड, कह रहा है अगर किसी भी डायरेक्टर के टर्म से पहले वो एक्सपायर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी रेज हो जाती है। ओके, अ पर्सन सो अपॉइंटेड सच होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज, कह रहा है और वो अब जो डायरेक्टर न्यू अपॉइंट होगा वो तब तक के लिए अपॉइंट होगा जब तक के लिए पिछले वाला डायरेक्टर का टर्म एक्सपायर नहीं हो जाता। मान लो 5 साल का उसका टर्म था और 3 साल में ही उसको हमने निकाल दिया, तो कैजुअल वैकेंसी रेज हो गई। 2 साल और अभी वो रहता डायरेक्टर, तो जो न्यू डायरेक्टर आएगा वो 2 साल के लिए होल्ड करेगा ऑफिस। ओके, बस और ज़्यादा आपको इसके अंदर डीप में नहीं जाना है। अगर आपके पास टाइम मिले बाद में तो आप आराम से इसमें अपना दिमाग मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 162। 162 में क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या है वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा डायरेक्टर सिंगल रेजोल्यूशन पास करके कभी भी अपॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको 2 डायरेक्टर या फिर 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो सबके लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करो और उसके हिसाब से डायरेक्टर को अपॉइंट करो। बट एक एक्सेप्शन है, 2 और मोर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन इफ अ प्रपोजल टू मूव सच अ रेजोल्यूशन। कह रहे कि अगर जनरल मीटिंग के अंदर किसी ने भी उनके अगेंस्ट में वोट नहीं किया तो हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को भी सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं। समझ गए। और इसी का एक हमने रेफरेंस आगे पढ़ा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि रीअपॉइंटेड हम कब नहीं मानेंगे, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कब नहीं मानेंगे। उसमें रेफरेंस था 162 सेक्शन का कि अगर एक रेजोल्यूशन पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं तो उन डायरेक्टर्स को हम डीम्ड रीअपॉइंट नहीं मान सकते। ठीक है, आगे पढ़ा था हमने पिछली वीडियो, अगर आपने देखी है तो समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं 163 सेक्शन पे, ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, सबको इक्वली रखने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए ये भी सेक्शन एक तरह से लाया गया है कि जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो प्रोपोर्शनली होगा। अगर आप ये पॉइंट पढ़ लोगे 4th पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम 3rd पढ़ते हैं। आर्टिकल्स नीड टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द, कह रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कम से कम 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होने चाहिए। मतलब अगर 30 डायरेक्टर्स हैं तो 20 डायरेक्टर्स जो हैं वो किसके बेसिस पे अपॉइंट होंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, और उसके मेथड्स को दिए गए, यहाँ से आप रीड कर सकते हो। और लिखा हुआ है इस तरीके का अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल में एक ना एक बार होगा। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 149, 152, 153 टू 159 और 164, 167। ये सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 164 सेक्शन है। कह रहे हैं डायरेक्टर कब कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए, कब हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। या तो वो, इसमें 2 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन जो है वो किसके लिए है, जो बंदा है अगर उसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन आती है। और दूसरा सब सेक्शन जो है अगर कंपनी कुछ गलती करती है, कुछ फ्रॉड करती है, कुछ भी करती है, डिफॉल्ट करती है किसी भी चीज़ में, तो फिर भी डायरेक्टर ही डिस्क्वालीफाई होंगे। तो 2 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन में क्या लिखा है, अगर बंदा अनसाउंड माइंड हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है,
या फिर उसको जेल हो जाती है। अगर देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अगर 6 महीने से कम की जेल हुई है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर 6 महीने या फिर 6 महीने से ज़्यादा के लिए उसे जेल हुई है तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 7 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए जेल हुई है तो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉइंट, एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग फॉर द, कह रहा है अगर ट्रिब्यूनल या फिर किसी कोर्ट में ही ऑर्डर दे दिया गया कि अब ये डिस्क्वालीफाई है तो उसको डिस्क्वालीफाई मान लेंगे। अगर वो कॉल मनी पे नहीं करता है, उसकी अगर कॉल मनी पे नहीं होती है और 6 महीने एलैप्स्ड हो जाते हैं, मतलब जिस दिन ड्यू डेट थी उससे लेकर 6 महीने तक उसने अपनी ड्यू पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, जो भी उसकी कॉल मनी की पेमेंट थी उसने 6 महीने तक नहीं करी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर उसको 188 सेक्शन के अंदर कन्विक्ट किया गया है तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर उसके पास डिन नहीं है, डिन होना जरूरी, आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, कि बिना डिन के कोई भी बंदा डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट जो है, ही हैज़ नॉट कंप्लाइंड विद द सेक्शन 165। डायरेक्टरशिप होल्ड करने की भी कुछ लिमिट होती है, मतलब 20 से ज़्यादा कंपनियों में कोई भी बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जो भी मोर देन 20 कंपनी में है, ठीक है। अगर 21 कंपनीज में है तो एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो उसकी मर्जी है कि वो कौन से कंपनी में से निकलना चाहता है। सब सेक्शन 2, 2 ही सब सेक्शन है इसमें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना। सब सेक्शन 2 में क्या लिखा है, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती है कंटिन्यूसली 3 साल के लिए, और हिज कंपनी हैज़ फेल्ड, अगर उसके पास कोई डिपॉजिट आ रखा है उसने रीपे नहीं किया या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, या तो डिवेंचर की पेमेंट टाइम पे नहीं करी या फिर डिवेंचर की इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी, और डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पे नहीं किया, तो अगर 1 साल तक वो कंटिन्यू रहा फेलर, मान लो इंटरेस्ट की पेमेंट 1 साल पहले करनी थी और 1 साल हो चुका है पूरा और तब भी नहीं कर रहा है वो पेमेंट, तो क्या होगा, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ही इज़ और हैज़ बिन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हुए, उस टाइम में जिस टाइम में ये डिफॉल्ट हुआ है उस टाइम में जितने भी डायरेक्टर थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और आगे क्या लिखा है ये भी पढ़ना जरूरी है, इन बोथ द अबव केसेस, दोनों केसेस में द डायरेक्टर कंसर्न शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सच डिफॉल्टिंग कंपनी और अपॉइंटेड इन सम अदर कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। कह रहा है ना ही वो सेम कंपनी के अंदर 5 साल के लिए रीअपॉइंट होगा, ना ही किसी और कंपनी के अंदर रीअपॉइंट होगा, ठीक है। क्लियर है? तो यही था हमारा 164 सेक्शन। अब हम आते हैं 165 सेक्शन नंबर पे। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपको मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर वीडियो क्वालिटी में ठीक करूँ, थोड़ा कैमरे को अलग से एडजस्ट करूँ, क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, मतलब दिख भी नहीं रहा होगा। अगर आपने बुक खोली होगी तो समझ आ रहा होगा, और जो मैं बोल रहा हूँ या तो वो समझ आ रहा होगा, लेकिन दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि अगर मैं थोड़ा क्लोज कर दूंगा, थोड़ा जूम कर दूंगा कैमरे को, तो फिर मेरे को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बार बार बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक साथ इस तरीके से एडजस्ट किया है कि बार बार मेरे को इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 165। इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अभी हमने पीछे डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है इसकी, कि अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, 20 कंपनी से ज़्यादा के अंदर कोई भी बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता है एक टाइम पे, ठीक है। एट द सेम टाइम ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज। उस 20 कंपनीज में से 10 जो है पब्लिक कंपनी हो सकती है, 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब अगर वो 5 किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो वो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, ये नहीं कि 20, टोटल तो 20 बन सकते हैं हम, 20 कंपनी के अंदर हम डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो 5 प्राइवेट कंपनी में है तो हम सोच रहे कि चलो 15 पब्लिक कंपनी में बन जाते हैं, नहीं, मैक्सिमम आप 10 पब्लिक कंपनी में ही बन सकते हो, चाहे तो आप 5 और प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन जाओ, वो आपकी मर्जी है। ओके, क्लियर। और ये जो टोटल कंपनी होगी 20, हम किसको नहीं मानेंगे, किसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी।
मतलब डोरमेंट कंपनी में आप कितने भी डोरमेंट कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो, कितने भी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास आता है एक टॉपिक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये जो है 149 सेक्शन का ही पार्ट है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको पूरा अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इसी को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ आएगा आपको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहले आप इस डायग्राम पे आओ, अगर आपके पास बुक है उसमें देखो लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट। 1/3 एटलीस्ट होने ही चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब बाकी कंपनियों की बात करते हैं। अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी अदर पब्लिक कंपनी में, अदर पब्लिक कंपनी है ये, इधर आप लिख सकते हो, या तो अगर आप पढ़ोगे इसको तो भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसी चीज़ को, बट हम डायग्राम को रेफर कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा और लर्न भी हो पाएगा। डायग्राम के थ्रू जल्दी लर्न होता है हमें। किसी भी अदर पब्लिक कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर लाइबिलिटीज़ 50 करोड़ या फिर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट। समझ गए? बहुत ही सिंपल है। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है एक भी, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने ही पड़ेंगे। समझ आ गया? क्लियर? अब लिखा हुआ है हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट, इधर से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम के अंदर, इनमें से ही पूछे जाते हैं। जैसे 164 हो गया, 149 जैसे मैंने बोला था, तो 149 का ही पार्ट है ये। ओके, अब देखो ये सेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। 149 सबसेक्शन 6, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ही ईजी है। हु इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्ट बोर्ड, कह रहे बोर्ड के अगर ओपिनियन में अगर वो बंदा इंटीग्रिटी का है और वो अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करता है, वो अच्छा एक्सपर्ट है बंदा, तो उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं। और क्या क्या क्वालिटीज़ है वो पढ़ते हैं। वो बंदा जो है ना ही कंपनी का प्रमोटर होना चाहिए, ना ही होल्डिंग कंपनी का, ना ही सब्सिडरी, ना ही एसोसिएट कंपनी का, ना ही वो होना मतलब पास्ट में भी ना हो, ना ही प्रेजेंट में हो, और ना ही वो बंदा प्रमोटर या फिर किसी डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी हो, चाहे वो होल्डिंग कंपनी का क्यों ना हो, ना चाहे वो सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी। इनमें जितनी भी हम बात करेंगे सब में चारों कंपनी आएगी। एक तो कंपनी, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। दूसरा होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी और उसकी एसोसिएट कंपनी। तो मैं बार बार चारों नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर पॉइंट में चारों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। हम क्या बात करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है। पहला पढ़ा हमने, जो इंटीग्रिटी होल्ड करता हो, ठीक है, एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस हो, और वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ना ही प्रेजेंट में ना ही पास्ट में, ना ही वो प्रमोटर का रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, ना ही वो किसी डायरेक्टर का। किसी कंपनी में मान लो 5 डायरेक्टर है तो उनका रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ना ही उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप होना चाहिए। पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब कोई मॉनेटरी टर्म्स में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन, लेकिन इसमें हो सकता है रेम्यूनरेशन अगर वो उसको मिल रही है, बट 10% से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए उसको टोटल इनकम की। मतलब अगर इस कंपनी में से उसको 10% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसकी टोटल इनकम का, मान लो कोई बंदा है उसकी इनकम है पूरे साल में 10 लाख रुपए और उसको 2 लाख रुपए इसी कंपनी से मिल रहा है, तो मतलब 20% इस कंपनी से मिल रहा है, तो वो इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है क्योंकि उसका 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग टू इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर। ओके, पिछले 2 साल में अगर वो 10% से ज़्यादा उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है इस कंपनी से, तो इस कंपनी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। बट अगर 10% से कम उसका रेम्यूनरेशन है, ठीक है, उसकी टोटल इनकम का 10% से कम रेम्यूनरेशन है, तो वो इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है हमारा वो है 4th पॉइंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ हुज रिलेटिव की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, उस बंदे की बात नहीं हो रही जिसको अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव्स की बात हो रही है। रिलेटिव का इंटरेस्ट जो है पिछले 2 साल के अंदर नहीं होना चाहिए, बट लिमिट दे रखी है कितना नहीं होना चाहिए। कह रहा है अगर 50 लाख रुपए तक है उसका इंटरेस्ट, मतलब उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के, मान लो कोई बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है और उसके रिलेटिव ने इस कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है पिछले 2 साल में 50 लाख तक की, तो वो डायरेक्टर बन सकता है इंडिपेंडेंट। अगर 50 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट है किसी भी रिलेटिव का, तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा उस कंपनी का। समझ गए? क्लियर एकदम। और यहाँ पे सारी कंपनी ली गई है, मतलब अगर रिलेटिव का इंटरेस्ट किसी होल्डिंग कंपनी में भी है, सब्सिडरी में भी है या फिर एसोसिएट में भी है पिछले 2 साल के अंदर, तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। या तो 50 लाख या तो 2%। यहाँ पे लिखा हुआ है 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अब मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बंदा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी का, तो उस बंदे के रिलेटिव्स का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस कंपनी के अंदर, उसकी सब्सिडरी के अंदर, उसकी होल्डिंग के अंदर, उसकी एसोसिएट के अंदर पिछले 2 साल के अंदर। समझ गए? बट यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया गया है कि इंटरेस्ट हो सकता है, बट 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, या तो 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम का है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। दूसरा सेम यही है कि उसका रिलेटिव इन डेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ पैसा ना दे रखा हो कंपनी को, ना ही उसकी होल्डिंग को, ना ही सब्सिडरी, ना ही एसोसिएट को। बट उसमें भी लिमिट है, 50 लाख तक अगर दिया होगा उन्होंने लोन कंपनी को, तो वो बंदा डायरेक्टर बन सकता है। बट उसके रिलेटिव ने अगर 50 लाख से ऊपर का लोन दे रखा है कंपनी को, तो फिर क्या होगा, वो वैलिड नहीं हो पाएगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। क्लियर है? इज मैंने यहाँ पे शायद गलत बोल दिया, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, मतलब अगर किसी रिलेटिव को पैसे देने अगर कंपनी को, ठीक है, हमने लोन ले रखा है, किसी रिलेटिव ने लोन ले रखा है, उसको पैसे देने हैं कंपनी को। ठीक है। और थर्ड पार्ट है गारंटी। अगर उसके रिलेटिव ने कंपनी को गारंटी दे रखी है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के फेवर में, फिर भी वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। बट अगर 50 लाख तक की गारंटी दी है फिर तो बन सकता है, लेकिन उससे ऊपर की अगर गारंटी दी होगी तो फिर वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। लास्ट पॉइंट कि कोई भी उसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए उनकी रिलेटिव्स की, उस कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट के साथ। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। ठीक है, अब मैं 5th पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब इधर दोनों की बात कर रहा है, जो बंदा डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है और उसके रिलेटिव की भी बात, दोनों की बात हो रही है। ऊपर वाले में सिर्फ रिलेटिव्स की बात हो रही थी, इसमें लिखा है ना ही वो बंदा, ना ही उसके रिलेटिव्स उस कंपनी के KMP होने चाहिए, ना ही उसके एम्प्लॉय होने चाहिए पिछले 3 साल में। ठीक है, कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन ऐड कर दिया कि उसके जो रिलेटिव है वो एम्प्लॉय हो सकते हैं कंपनी के पिछले 3 साल में, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। पहले बोला कि KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, रिलेटिव्स भी, और जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है वो भी। बट एक प्रोविजन ऐड कर दिया कि जो उसके रिलेटिव है वो एम्प्लॉय हो सकते हैं कंपनी के पिछले 3 साल में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे इनवैलिड नहीं होगा इसका अपॉइंटमेंट। क्लियर? बी पॉइंट, इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय, और मान लो उस कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं, ठीक है, उसकी जो फर्म है, या फिर कोई लीगल फर्म है, कोई कंसल्टिंग फर्म कंपनी ने हायर कर रखी है, तो उनके भी पार्टनर्स या फिर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए वो बंदा या फिर उसके रिलेटिव जो भी अपॉइंट होने जा रहा है कंपनी के अंदर। मान लो कोई बंदा और उसके रिलेटिव्स, ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स या फिर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पार्टनर्स भी नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए। किसका? इस कंपनी की बात नहीं हो रही, इस कंपनी की जो ऑडिटिंग फर्म है, कोई कंसल्टिंग फर्म है, उसके अंदर भी इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पार्टनर होना चाहिए उन फर्म्स का। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं
सी पॉइंट पे होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कह रहे जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है वो और उसके रिलेटिव दोनों मिलकर 2% या फिर उससे ज़्यादा की होल्डिंग ना हो उनकी किसी भी टोटल वोटिंग पावर में। ठीक है, अगर टोटल वोटिंग पावर में 2% या फिर उससे ज़्यादा की उनका शेयर होता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। समझ गए? तो मतलब 2% से कम की होल्डिंग होनी चाहिए दोनों को मिला के, रिलेटिव्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो भी बनने जाना है। और ना ही वो चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ना ही वो डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये आप रीड करोगे सेम पॉइंट्स ऊपर वाले, आप एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप इसको रीड करोगे तो। ओके, अब आ जाते हैं कुछ अदर क्वालिफिकेशंस पे, और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। उसके अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हर फील्ड की, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल, मार्केटिंग, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सेम वही आगे वाले पॉइंट इधर रिपीट कर दिए गए हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। टेन्योर, उनका टर्म कितना होगा, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा उनका जो टर्म होगा वो होगा 5 साल का। मतलब 5 साल, अगर वो एक बार अपॉइंट हो गया तो वो 5 साल तक के लिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो काम कर सकता है। क्लियर है? अब मान लो 5 साल तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा, फिर उसके बाद उसका 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 3 साल के लिए उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए उस कंपनी के साथ जिसमें भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। 3 साल के बाद फिर वो दोबारा उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। बस वो 2 ही टर्म्स के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है बीच में, लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए 3 साल का। क्लियर है? और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो रिटायरमेंट होता है वो रोटेशन से नहीं होगा। जो हमने रोटेशन पढ़ा था पहले, 2/3 निकालते हैं हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसका 1/3 निकाल के हम रिटायर करते हैं। पढ़ा था ना हमने रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो उसमें इन डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। वहाँ पे मैंने आपको पॉइंट भी बताया था, टोटल डायरेक्टर्स में एक नॉमिनेट डायरेक्टर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हमने बहुत ही बड़े बड़े सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन हमारे रह गए जो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो मतलब 3 वीडियो के अंदर ये सबसे मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए। ठीक है, मतलब अभी तक जितना हमने किया है बोल सकते हो आप कि मतलब 70 to 75% हम कवर कर चुके हैं। अब 20 to 25% हमारे यहाँ पे रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।